हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। आज 15 तारीख हो गई है ना, 15 फरवरी, और ये वीडियो रहेगा 8 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक का करंट अफेयर्स का। ठीक है, इसका हम लोगों ने पार्ट 1 किया था एग्जाम से पहले। 1 तारीख से 7 फरवरी तक का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया था। इस वीडियो में उसी के आगे कंटिन्यू रहेगा 8 फरवरी से 14 फरवरी, यानी ये वीक सेकंड का करंट अफेयर्स हो गया। बाकी एग्जाम आप लोगों ने दे ही रखा है ना, जो रेगुलरिटी हुई है एग्जाम में ये सब भी हम लोग देख ही रहे हैं। अब देखते हैं गवर्नमेंट का अगर डिसीजन कुछ कॉन्क्रीट रहा तो अच्छी बात है, एग्ज़ाम दोबारा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और ख़ासतौर से अगर कोई ठीक ठाक एग्ज़ाम का पेपर लीक होता है तो वो बहुत पेनफुल होता है ना। तो ये जो पेन है ये उन लोगों को तो समझ में नहीं आएगा जो इस काम में एंगेज हैं, जो इस तरीके के काम करते हैं। फिर भी अगर सरकार कुछ करती है तो ये हम लोगों के लिए बेटर रहेगा, स्टूडेंट के लिए अच्छा रहेगा। तो देखा जाएगा फर्दर डेवलपमेंट क्या रहते हैं गवर्नमेंट के। तो ये सारी चीज़ें जो अभी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, इसको अभी यहीं पे आप छोड़ दीजिए, ठीक है। और जो नेक्स्ट एग्जाम है उसके लिए अभी काम कीजिए। गवर्नमेंट के जो भी फर्दर डेवलपमेंट रहेंगे वो हम लोग को पता ही चल जाएगा, उसके चलते हम लोग को समय जाया नहीं करना है, ठीक है। तो कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने शायद बजट तक किया था, वो पेज मैं निकाल ले रहा हूँ। बजट तक किया था, उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ये यहाँ तक किए थे शायद, है ना। ये अंतरिम बजट की हम लोग विशेषताएं देख रहे थे, ये लास्ट टॉपिक था पिछले वीडियो में। ये आज से कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे 8 फरवरी से, और ये 8 फेब से रहेगा 14 फेब तक। क्लियर है। तो ये वीकली बेसिस पे मैं दे दिया करूँगा पीडीएफ, जब मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो उसको फिर कंपाइल करके प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए पहला टॉपिक है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की अभी चर्चा हो रही है खासतौर से उत्तराखंड में, है ना। यहाँ पे यूसीसी मसौदा रिपोर्ट उत्तराखंड मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित की गई, इसी के चलते काफ़ी बवाल वगैरह हुए हैं ना, राइट वगैरह हो रहे हैं। तो इसके बारे में थोड़े से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उन्हीं को देखना है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता, ये हिंदी मतलब हो गया। वैसे मतलब क्या होता है, बहुत आसान है, पॉलिटी में हम लोग पढ़ रखे हैं। यूसीसी का मतलब यानी नागरिक संहिता जो है वो सभी लोगों के लिए समान होगी, ठीक है। सभी के लिए एक समान कानून होगा, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी सेक्स के हो, किसी भी लिंग के हो, ठीक है। यहाँ से एक इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की जो रिटायर्ड जस्टिस थी, न्यायमूर्ति थी रंजना प्रकाश देसाई, इन्होंने इस समिति को लीड किया, ठीक है। तो ये मसौदा समिति का नेतृत्व याद रखना, रंजना प्रकाश देसाई। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो है वो हम लोग जानते हैं, बहुत आसान है, कई सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आर्टिकल 44 पढ़ते हैं, ये डीपीएसपी का भाग है, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें क्या लिखा है, राज्य को संपूर्ण भारत में सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता स्थापित करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसी आर्टिकल की पावर से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है इस विषय पर, ठीक है। ये जो समवर्ती सूची के विषय हैं कुछ ये देखिए, जो खासतौर से अनुच्छेद 44 से जुड़े हुए हैं और यूसीसी से जुड़े हुए हैं, जैसे विवाह हुआ, तलाक हुआ, शिशु, नाबालिग, दत्तक ग्रहण हुआ, वसीयत के मैटर हैं या फिर उत्तराधिकार के मैटर हैं, ज्वाइंट फैमिली के मैटर हैं या फिर सेपरेशन के मैटर हैं। ये सारे सब्जेक्ट यूसीसी के अंतर्गत आते हैं। अगर किसी स्टेट में यूसीसी लागू होता है तो विवाह संबंधित या फिर तलाक संबंधित जो भी प्रोविजंस हैं, जो भी कानून है, शिशु, नाबालिग, दत्तक ग्रहण से संबंधित, वसीयत, उत्तराधिकार से संबंधित, ये सभी समान होगा, ठीक है। सभी धर्मों में समान हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने यूसीसी का मतलब भी देखा, कुछ फैक्ट भी देखे, आर्टिकल 44 देखा, और समिति को लीड करने वाली जो थी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। क्लियर है। अब थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ पे और भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं। आर्टिकल 44 ठीक है, हम लोगों ने देखा, डीपीएसपी का भाग है। डीपीएसपी किस में है, ये पार्ट 4 में है। आर्टिकल 36 से 51 ये लाई करता है। डीपीएसपी में होने के नाते यूसीसी को लागू कराना सरकार के विवेक पर निर्भर होता है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब है, क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा, डीपीएसपी क्या है, ये वाद योग्य नहीं है, ये जान रहे हैं हम लोग, है ना। ये वाद योग्य नहीं है यानी चैलेंजेबल नहीं है। डीपीएसपी यानी 36 से 51 में जितने भी आर्टिकल्स हैं ये सरकार के विवेक पर छोड़ दिया, ठीक है। संविधान निर्माताओं ने डीपीएसपी को लागू कराना स्टेट्स के लिए बाध्यकारी नहीं बनाया। क्लियर है। ये मतलब होता है विवेक पर निर्भर होना किसी भी सरकार के। जैसे हम लोग एफआर पढ़ते हैं ना, फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं, तो ये बाध्यकारी है, ये स्टेट्स को लागू करना बाध्यकारी है, चैलेंजेबल है, इसलिए चैलेंजेबल है। आपका कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो आप रिट के माध्यम से, याचिका के माध्यम से, पिटीशन के माध्यम से कोर्ट कचहरी जाता है, लेकिन डीपीएसपी को लेके नहीं जा सकते। क्लियर है। गोवा एकमात्र राज्य ऐसा है जहाँ पे यूसीसी लागू है, ठीक है, पुराना फैक्ट है। यहाँ पे एक मामला है, देखिए 1985 का, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस साहिबानो बेगम। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इस मामले में, यह अफसोस की बात है कि अनुच्छेद 44 एक मृत पत्र यानी डेड लेटर बनकर रह गया। और ये सारे कोर्ट, सारे स्टेटमेंट जो भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोले जा रहे हैं या फिर हाई कोर्ट के द्वारा बोले जा रहे हैं, इन जनरल जो बोले जा रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनको ऐसे वगैरह में जरूर डाला कीजिए। अगर सोसाइटी से संबंधित कोई ऐसे है तो जरूर आप इसको डाल सकते हैं। क्लियर है। मतलब आर्टिकल 44 को सोसाइटी से संबंधित कोई ऐसे आए तो आप वहाँ पे किसी न किसी
बात से लिंक करके इसको ऐड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपके लिए। हाल ही में भारत सरकार के द्वारा माई गवर्नमेंट पोर्टल किस देश में स्थापित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गाम्बिया, अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। कोशिश करूंगा मैप लगा दूं तो आपको ये दिख जाएगा लोकेशन। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस नेता या व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? आसान सा प्रश्न, लाल कृष्ण आडवाणी। इनके बारे में कुछ देख लीजिए। 2002 से 2000 तक भारत की ये वाइस प्राइम मिनिस्टर है, होम मिनिस्टर भी रहे और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के रूप में भी इन्होंने काम किया है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा व्योम मित्र। ये व्योम मित्र क्या है? व्योम मित्र है महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री। सिंपल, आपको यह याद रखना है, महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम है व्योम मित्र। चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। इंडिया एनर्जी वीक यानी IEW, इंडिया एनर्जी वीक 2024, भारत ऊर्जा सप्ताह 2024 में यहाँ पे क्या कुछ एनर्जी से संबंधित हम लोग फैक्ट देखेंगे, डेटा देखेंगे। एक जानकारी तो यही है कि इसको ऑर्गेनाइज किया गया है गोवा में अभी 6 से 9 फरवरी में। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा, तेल और LPG उपभोक्ता हैं हम लोग, ठीक है। कंज्यूमर हैं एनर्जी के, ऑयल के और LPG के, कंबाइंडली तीसरे सबसे बड़े तीसरे, ठीक है। और अगर LNG की बात करें तो अच्छे खासे हम लोग इंपोर्टर भी हैं, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं, आयातक हैं, चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं। ये नंबर बहुत ध्यान नहीं रखना, एक मोटा मोटा फिगर रहना चाहिए माइंड में कि हम लोग आयात ठीक ठाक करते हैं, ठीक है। देखें ये देखें, नैनो DAP क्या है? DAP तो पढ़ते हैं, डाई अमोनियम फॉस्फेट जो है उर्वरक जो है। ये नैनो का मतलब क्या है? बहुत आसान है, बायोटेक का शब्द है। नैनो का मतलब हम लोग को साइज से समझ में आता है ना, बहुत कम साइज जो होता है इसी को इंडिकेट करता है नैनो। और अगर पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहेगा तो इससे क्या होगा? इस सॉइल में आसानी से पोर हो जाएगा, है ना, मिल जाएगा। और अगर सॉइल में अच्छे से मिल गया तो फिर जो पौधे की रूट्स हैं उनको न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त मात्रा में मिल सकेंगे, तो उनकी ग्रोथ, उनका विकास हो सकेगा। और प्लांट के लिए कौन से मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कौन से माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता होगा। तो ठीक है, ये अत्यधिक कुशल प्रकार का एक फर्टिलाइजर है, उर्वरक है। अभी अंतरिम बजट में सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए विभिन्न फसलों के लिए नैनो DAP के प्रयोग की घोषणा की गई, इसलिए ये न्यूज में है। तो DAP तो हम लोग पढ़ते ही रहते हैं, बस नैनो में हम लोग को साइज का देखना था, साइज याद नहीं रखना है बस। इससे जो हेल्प हो रही है, इससे जो सहायता हो रही है प्लांट्स के लिए, किसानों के लिए, और इसके फायदे क्या है, बस वो सीखना है। पहले तो सिंपल DAP के बारे में देख लेते हैं। सूक्ष्म कणों से, इसमें भी मतलब छोटे साइज ही होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन नैनो की बात हो तो फिर वो माइक्रोन में आ जाता है। सूक्ष्म कणों से युक्त, जिससे फसल को नाइट्रोजन और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में सप्लाई हो सके, पूर्ति हो सके। और NPK क्या चीज़ है प्लांट्स के लिए, ये आप लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। कोई एलिमेंट जड़ के लिए चाहिए, कोई एलिमेंट पत्तों के लिए चाहिए, है ना, कोई एलिमेंट तने के लिए चाहिए, तो सबकी अलग अलग खूबियाँ हैं। तो अभी देख ले रहे हैं इनको भी। भारत में यूरिया के बाद सर्वाधिक इस्तेमाल किया जाने वाला उर्वरक है। यूरिया के बाद सबसे ज़्यादा क्या होता है यूज? DAP होता है। अभी देखते हैं नैनो DAP की क्या विशेषता है, ये कैसे अलग है नॉर्मल DAP से। नैनो DAP में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस है। ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, नैनो DAP के लिए। और दूसरी विशेषता यह है कि इनके साइज, पार्टिकल साइज जो हैं ये बहुत छोटे हैं, ठीक है, 100 नैनोमीटर से छोटे हैं। प्लांट के जड़ के विकास की हो या फिर पुष्पन की बात हो या फिर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन की बात हो तो फास्फोरस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और अगर पत्ती का विकास चाहिए प्लांट में, तने का विकास चाहिए, तो आपको नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी प्लांट को ज़रूरत पड़ेगी। बट सप्लाई तो आपको ही कराना है ना सॉइल में। तो यहाँ पे फास्फोरस और नाइट्रोजन में थोड़ा सा डिफरेंस समझिएगा, ठीक है। फास्फोरस की ज़रूरत क्यों होती है और नाइट्रोजन की ज़रूरत क्यों होती है? सिंपल सा है, ये तना है, ये जड़ें हैं, ठीक है, और ये पत्तियाँ हैं। तो जड़ों के लिए फास्फोरस चाहिए और बाकी जो भाग है पेड़ का उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। हो जाएगा। चलिए देखें, ग्रैमी अवार्ड 2024, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ग्रैमी अवार्ड, देखिए ग्रामोफोन अवार्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। ग्रामोफोन अवार्ड को ही ग्रैमी अवार्ड बोलते हैं। और इस बार तो इंडियंस भी हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तबला वादक जो हैं, बहुत एक उत्कृष्ट श्रेणी के ये तबला वादक हैं, जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन को दिस मूवमेंट के लिए, ठीक है, ये याद रखना है, दिस मूवमेंट के लिए 66वां ग्रैमी अवार्ड प्रदान किया गया। यूट्यूब पे देखना, देखोगे तो बोर हो जाओगे खैर, बट ग्रैमी अवार्ड को देने के अलग क्राइटेरिया होंगे, ठीक है, तो वो उस हिसाब से मिला है। मतलब हम लोगों का भी इतना स्तर है नहीं कि हम लोग इस म्यूजिक को, इस कंपोजिशन को, इस स्तर के कंपोजिशन को समझ पाए, ठीक है। केवल स्पेनिश और पुर्तगाली भाषाओं में रिकॉर्डिंग के लिए दिया जाता है, ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। विजेता को ग्रामोफोन की स्वर्ण प्रतिमा दी जाती है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिस मूवमेंट और जाकिर हुसैन और शंकर महादेवन साहब। हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, प्राचीन सुबिका पेंटिंग टेस्ट सीरीज में कई बार पढ़ा है। दृष्टि टेस्ट सीरीज
या फिर ये जीएस वर्ल्ड की टेस्ट सीरीज मैंने जो पुराने समय से पढ़ाई हैं 2021 से 2021 में 22 में 23 में जितना भी कराया है आप लोगों ने देखा होगा, उससे हेल्प बहुत मिली होगी जिन्होंने कायदे से देखी होंगी। बट वही बात है ना कि एज इट इज क्वेश्चन नहीं मिलते हैं, कुछ ना कुछ मिलता है, वही हम लोग को लिंक करना होता है। खैर ये देखिए, प्राचीन सुविका पेंटिंग जो विलुप्ति की कगार पर है, इसी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह किस राज्य की पेंटिंग है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात है, ये मणिपुर की पेंटिंग है, ठीक। इसके बारे में क्या खास बात है? ये जो समुदाय लिखा है ये भी बहुत खास है, ये हमेशा न्यूज में बना रहता है। इसके बारे में कुछ हम लोगों ने सीखा भी था, शायद पिछले महीने की करंट अफेयर्स में सीखा था। मैतेई समुदाय की ये पेंटिंग शैली है, ठीक है। इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये मैतेई समुदाय कहाँ का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, मणिपुर, ठीक। पेंटिंग भी याद रखना है, ये समुदाय भी याद रखना है। यह शैली हस्त निर्मित कागज पर बनाई जाती है, तो कितनी खास बात है। तो इसी को पुनर्जीवित किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए। हाल ही में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी नेशनल कमीशन फॉर ये जो पीसीआर है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ने लापता बच्चों को खोजने के लिए कौन सा पोर्टल विकसित किया? इस पोर्टल का नाम है गो होम एंड रीयूनाइट, ठीक है, गो होम एंड रीयूनाइट। चलिए देखिए, मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम, इसमें कुछ हम लोग को फैक्ट मिल जाएंगे, कुछ बातें सीखने को मिलेंगी। ये MGMD कार्यक्रम जो है, मेरा गांव मेरी धरोहर, इसमें बस आपको ये चीज़ याद रखना है, सभी गाँव का मानचित्रण और दस्तावेजीकरण किया जा रहा है, ठीक है। पर्पज जैसा इसका नाम है मेरा गांव मेरी धरोहर, आप आसानी से लगा लेंगे ऑप्शंस को देख के, ठीक है। आर्ट एंड कल्चर की बात है, संस्कृति मंत्रालय इसको ऑपरेट कर रहा है, संचालित कर रहा है, और कुछ ना कुछ विशेषताएं किसी ना किसी गांव में रहती हैं, ठीक है। तो ये वही श्रेणियों की बात कर रहे हैं, जैसे अगर कोई गांव कला और शिल्प ये जो है इसमें अगर एंगेज है, इसमें उत्कृष्ट है, तो ऐसे गाँव को एक अलग ग्रुप बना लिया जाएगा। पारिस्थितिकी दृष्टि से अगर कोई उन्मुख गाँव है तो इनका ग्रुप एक अलग होगा। शास्त्रीय परंपराओं से जुड़ा अगर कोई गांव है तो इनका एक ग्रुप अलग होगा, ठीक है। रामायण महाभारत या फिर पौराणिक कथाओं से जुड़ा हुआ कोई गांव होगा तो इनका एक अलग ग्रुप होगा। उस गांव में कोई लोकल या फिर ये नेशनल लेवल का हिस्टोरिकल या अगर बैकग्राउंड है तो इनका भी एक अलग ग्रुप होगा। वास्तुकला, विरासत है ना, अन्य विशेषताएं, जैसे मछली पकड़ने वाला गाँव है वहाँ पे बागवानी बहुत उत्कृष्ट श्रेणी में होती है। चरवाहा गाँव है, तो इस तरीके की कैटेगरी बनाई गई हैं, 7 कैटेगरी इन्होंने बताया। देखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी। मेलानिस्टिक मतलब क्या होता है? एक हार्मोन पढ़ते हैं हम लोग, है ना, मेलानिन, बायोलॉजी में हम लोग पढ़ रखे हैं। इसकी मात्रा अगर ज़्यादा हो जाती है बॉडी में, स्किन में, तो स्किन फिर क्या ब्लैकिश हो जाती है ना, काली हो जाती है। और जिनकी स्किन में या फिर जिनके ब्लड में, स्किन में क्या, ब्लड में बोलना चाहिए ना, ब्लड में अगर मेलानिन कम है तो वो थोड़ा सा फेयर रहता है, उसकी स्किन थोड़ी फेयर रहती है। तो वही है यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जहाँ पे वहाँ की जो स्पीसीज हैं, मेलानिन उनकी स्किन में, उनके ब्लड में ज़्यादा देखा गया, जिससे उनकी जो स्किन है वो काली हो गई है। तो ये जो फैक्ट है, विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी कौन है? सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, कहाँ पे है? उड़ीसा में है। विश्व की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी बन गई, ठीक है। मेलानिस्टिक का मतलब उन्होंने सीख लिया, मेलानिन हार्मोन एक आनुवंशिक स्थिति है। जब मेलानिन की मात्रा बढ़ जाती है तो जानवरों की त्वचा या फिर बालों का रंग पूरी तरीके से काला हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे टाइगर की बात हुई है तो थोड़ा टाइगर के बारे में देख लेते हैं। प्रोटेक्शन लेवल देखिए, यहाँ पे IUCN रेड लिस्ट यहाँ पे लुप्तप्राय कैटेगरी में रखा है, साइट्स ने परिशिष्ट 1 में रखा है, और हमारा जो वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का शेड्यूल 1 में है। इसका मतलब आप जानते हैं, परिशिष्ट 1 और शेड्यूल 1 में रखने का मतलब ये पूरी तरीके से बैन है, ठीक है। इनको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, इनका शिकार नहीं कर सकते हो। अच्छी खासी यहाँ पे सजा है। कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव है भारत के द्वारा टाइगर को बचाने के लिए, है ना, भारत द्वारा प्रयास। एक तो IBCA है, ये क्या है? ये तो अभी हाल ही में बना है ना, मोदी जी के प्रयास से। इंटरनेशनल ये बिग कैट अलायंस जो है, NTCA भी अथॉरिटी है हमारे पास, है ना। WPA 1972 का एक्ट भी हमारे पास है, इसके तहत संरक्षित किया जा रहा है स्पीसीज को। प्रोजेक्ट टाइगर भी है हमारे पास 1973 का, है ना। और टाइगर की हम लोग काउंटिंग भी करते ही हैं रेगुलर बेसिस पर। रेगुलर का मतलब इंटरवल ऑफ 5 ईयर्स। तो किसी पर्पज से ही काउंटिंग की जाती है ना, सिर्फ नंबर जानने के लिए नहीं की जाती है। तो ये इतनी बातें यहाँ पे थी। आगे चले, देखिए यहाँ सीखते हैं हम लोग थोड़ा सा नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। नगोया प्रोटोकॉल, देखिए हम लोग यूनाइटेड नेशंस एक CBD पढ़ते हैं ना, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, याद आ रहा? जैसे UNFCCC पढ़ते हो, UNFCCC पढ़ते हो, इसकी भी COP पढ़ते हो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो होता है 1 पढ़ते हो, 2 पढ़ते हो, अभी तो शायद COP 28 तक हो गया है ना। तो इसी तरीके से यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी, इनकी भी COP होती रहती है। तो थोड़ा सा ये फैक्चुअल हो जाता है, तो इनको भी देखेंगे। पहले ये नगोया प्रोटोकॉल देख लेते हैं। वैसे पढ़ रखे हो, ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये न्यूज़ में था इसलिए बस रिकॉल हो रहा है हम लोगों का। आनुवांशिक संसाधनों तक रीच तथा उनके उपयोग से होने वाले लाभों का उचित तथा न्यायसंगत बंटवारा के लिए नगोया प्रोटोकॉल जापान में अपनाया गया था।
यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का जो COP नंबर 10 था, ठीक है, ये जो सम्मेलन नंबर 10वां था जो जापान में हुआ था, यहीं पे नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। एक फैक्ट यहाँ से बनता है, ये प्रोटोकॉल है किस लिए, ये यहाँ पे आपने सीखा, ठीक है। और ये जो आनुवांशिक संसाधन है इनको तो जान रहे हैं हम लोग, है ना, दवाओं का निर्माण या फिर फसल उत्पादन के लिए विभिन्न प्रकार के पौधे का यूज करते हैं हम लोग, है ना। जानवरों और रोगाणुओं में पाए जाने वाले आनुवांशिक संसाधन या फिर जो जानकारी होती है, खासतौर से गांव के लोग ये सब बहुत जानते हैं ना, उनको पता है कौन सी पत्ती से कौन सा घाव सही होगा, कौन सी जड़ी बूटी से कौन सा रोग यहाँ पे हील होगा। और ऐसा पारंपरिक ज्ञान तो भारत में सबसे ज़्यादा है ना। तो नेचर ने हमारी ज़मीन पर भी तमाम जड़ी बूटी बनाई है जिनसे बहुत सारे रोग हील होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े रोग हील हो जाते हैं। और एक चीज़ तो है ही फिलहाल कि जब सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर घूम फिर के रोगी जो है वो कहाँ पे आता है, वो यहीं पे आता है ना, यहीं पे आता है। यहीं का मतलब क्या है, इन्हीं जड़ी बूटियों पे आता है। और बड़ी बड़ी कंपनीज भी क्या कर रही हैं, यही कर रही हैं कि इन जड़ी बूटियों को लेके बस उसको दबा के फॉर्म में बना के पैकेट में रख के बेच रही है ना, 10 गुना रेट पे। तो इन सब चीज़ों का भी तो प्रोटेक्शन चाहिए, तो इसी प्रोटेक्शन के लिए नगोया प्रोटोकॉल है। ये न्यूज़ में क्यों था, देखो न्यूज़ में इस वजह से था, ये देखिए, हाल ही में कैमरून देश ने नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया है। इसके चलते हम लोग नगोया प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ रहे हैं। तो अपनाने का कारण क्या होगा, तो कैमरून के पास कुछ ऐसा होगा, है ना, कि वो उसको प्रोटेक्ट करना चाह रहा होगा। कुछ उसके पास ऐसे प्लांट होंगे जो बहुत ज़्यादा हेल्प करते होंगे किसी बड़ी डिसीज़ के लिए। तो इनका भी तो एक पारंपरिक ज्ञान है ना। तो सिंपल ये उसी को अपना प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। यह प्रोटोकॉल यूनाइटेड नेशंस CBD जो है, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता कन्वेंशन हम लोग पढ़ते हैं, उसी के तहत बनाया गया। COP 10 हम लोगों ने पढ़ा, जापान में हुआ था तभी अपनाया गया था। वो अभी हम लोग देखेंगे जो इंपॉर्टेंट COPs हैं इवन CBD से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए कैमरून के पास क्या है, कैमरून के पास ये है प्रूनस अफ्रीकाना। इस प्लांट का नाम याद रखना, क्या है ये, कैमरून का एक पौधा है जिसका उपयोग प्रोस्टेट कैंसर की दवाएं बनाने में किया जाता है, ठीक है। तो ये तो बहुत बड़ी डिसीज होती है प्रोस्टेट कैंसर। विदेशी कंपनियां इसका 1 kg $2 में खरीदती हैं। $2 कितना हो गया, 150 रुपये, है ना, 150 रुपये, 160 रुपये लगभग। और इससे बनी जो दवाएं हैं उसको $405 में बेचती हैं। फ़र्क देख रहे हैं, कम से कम 200 गुना ज़्यादा रेट पर बेच रही है। और जबकि रॉ मटेरियल यही है पौधा, और जिसे आज की पीढ़ी इन पौधों को, इन जड़ी बूटियों को 2 कौड़ी का समझती है, जबकि रॉ मटेरियल वही है, उन्हीं से बन रही हैं ये सब दवाएं। और इस तरीके की जो जड़ी बूटियाँ होती हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, तो ये कौन ज़्यादातर किन के पास से जानकारी होती है, जो वहाँ के स्थानीय समुदाय होते हैं वही लोग जानते हैं, है ना। तो इन्हीं की ये जो जानकारी है इसी को संरक्षित करना है, इसी के लिए उन्होंने, यानी कैमरून ने इसको प्रोटोकॉल को अपनाया है। एक यहाँ पे पौधा और है बुश मैंगो, ये कैमरून का ही है बुश मैंगो, ये दर्द निवारक के रूप में काम करता है। इस प्रोटोकॉल को अपनाने से कैमरून के स्थानीय समुदाय जो हैं इनको लाभ होगा तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कैमरून के इस समुदाय की समझ, जानकारी, पारंपरिक ज्ञान साझा होगा, पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण होगा, सिंपल सा, ठीक है। थोड़ी सी लोकेशन देखिए कैमरून की, ये हाफ मैप है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का, टोगो, बेनिन, नाइजीरिया, उसके जस्ट नीचे कैमरून, नाइजीरिया के जस्ट ऊपर क्या है, नाइजर है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चाड है। देखिए कुछ CBD के COPs हैं, इनको ध्यान रखिए। COP 10 अभी देखा आपने 2010 में, ये जापान में हुई थी। यहीं पे नगोया प्रोटोकॉल को अपनाया गया था। ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के COPs हैं, ठीक है, UNFCCC की मत समझिएगा। COP 11 ये 2012 में, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको भारत ने ऑर्गेनाइज किया था। COP 14 2018 में सरमल शेख मिस्र में हुई थी। COP 15 2021 एक कुनमिंग चीन में। और अभी जो होने वाली है 2024 में COP 16 होगी, ये नवंबर दिसंबर में है अभी डिसाइडेड, और ये तुर्की में होगी, ठीक है, टर्की में। ये ध्यान रखना, ये लेटेस्ट फैक्ट होगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन है आपके लिए, अम्बुबाची मेला प्रमुख उत्सवों में से एक है, यह कहाँ पर आयोजित किया जाता है। अम्बुबाची मेला इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। ये गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है, असम में। देवी कामाख्या के मंदिर है, हम लोग सभी जानते हैं। देवी कामाख्या के वार्षिक मासिक धर्म के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है। ये देवी कामाख्या मंदिर है कहाँ पे, ये ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना है आपको। नीलांचल पहाड़ियाँ हैं गुवाहाटी में, इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित है, ठीक। चलिए ये नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन ने 90% शुद्ध उत्सर्जन कटौती लक्ष्य कब रखा है। यहाँ से आपको ये 2040 भी याद रखना है और 90% भी याद रखना है। 2040 तक 90% तक कार्बन उत्सर्जन का टारगेट है यूरोपियन यूनियन का, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। फिट फॉर 55 क्या है, ये एक इनिशिएटिव है, कार्बन उत्सर्जन कटौती से संबंधित है, यूरोपियन यूनियन की ही पहल है, ठीक है। चलिए ये बताइए थोड़ा सा, UNFCCC जो है इसकी अभी जो लेटेस्ट COP 28 कहाँ पे हुई है, दुबई UAE में। ये हो गई है या फिर होनी है, जल्दी से बताइए कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाल ही में किस देश के द्वारा नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्यु दंड दिया गया।
ये यूएसए ने किया है ये काम, ठीक है। नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मृत्युदंड दिया है। अगर फेफड़ों में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक हो जाती है तो ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती, और ऑक्सीजन को अगर एब्जॉर्ब कर लेगी तो फिर ऑक्सीजन खत्म है फिर ब्लड में, है ना। वो आपके ब्रेन में ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाएगी, ठीक है। तो फिर अंततः क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ये निसार क्या है, निसार एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, ठीक है। ये जॉइंट वेंचर में काम करता है, नासा और इसरो का है, ठीक है। नासा इसका फुल फॉर्म देखिए, एन का मतलब नासा है, आई का मतलब इसरो है, ऐसे ही मिला लीजिए। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। नासा और इसरो की एक अनुसंधान परियोजना। इससे क्या होगा, इस रेडार की मदद से कृषि, फॉरेस्ट्री, वानिकी, वेटलैंड्स, सॉइल में नमी का आकलन किया जा रहा है, ठीक है। तो बस इसका पर्पज याद रखना है, बाकी फुल फॉर्म से ये तो आप निकाल ही लेंगे, नासा और इसरो। डॉक्टर जाकिर हुसैन जयंती को भी ऑब्जर्व किया गया है राष्ट्रपति भवन में। पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की जयंती मनाएगी। कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1967 में ये प्रेसिडेंट रहे थे, ठीक है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे। महात्मा गांधी के निमंत्रण पर बुनियादी शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष भी ये बने थे, ठीक है। यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में भी इन्होंने कार्य किया। ये कुछ बातें थी। तो ये हम लोगों का करंट अफेयर्स हो गया 8 फरवरी से 14 फरवरी तक का, ठीक है। यानी ये वीक 2, ये सेकंड वीक का करंट अफेयर्स हो गया। करते रहिए इनको तैयार, मिलेंगे वीक 3 के करंट अफेयर्स में। थैंक यू।